ठीक है, तो let us start with the waves, superposition of waves. First of all, we'll yes. So first of all, we'll just briefly see whatever we have done in the 11th standard. तो क्योंकि कोई कोई बच्चे हो सकते हैं उनको वेव्स के बारे में सब कुछ पता नहीं हो, जो 11th स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी किया है, तो जस्ट एक रिवीजन तौर पे रिवीजन के फॉर्म में हम एक बार देख लेंगे कि क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं वेव्स के, या वेव्स के बारे में हमको बेसिकली क्या पता होना जरूरी है, जो इस चैप्टर के अंदर हम आगे बढ़ पाए। तो इस चैप्टर के अंदर जो बेसिक कंसेप्ट्स यूज किए हुए, जिनके ऊपर बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स हम आगे के चल के करने वाले हैं, तो वो आर्ग्यूमेंट्स मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि आपके लिए वो आसानी हो जाए आगे समझने के लिए, वेव्स को समझने के लिए। ठीक है, तो let's start with the board. ये सभी को बोर्ड दिख रहा है आई थिंक। Yes, sir. ओके, तो देखो अभी सबसे पहली बात कि व्हाट इज वेव एंड बेसिकली व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स इन द मीडियम फॉर द वेव टू बी प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एनी वेव इन एनी मीडियम। ये सब चीजें हमको अभी डिस्कस करनी है फटाफट एक एक करके। ये हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में किया है, बट इट्स जस्ट फॉर अ रिवीजन, तो ताकि हम आगे चल के हमको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि 11th स्टैंडर्ड का वेव्स अगर कुछ पता नहीं है तो फिर डेरिवेशंस के अंदर भी हमको ये समझ में नहीं आएगा कौन सी बात कहाँ से आई। तो इसलिए थोड़ा सा एक जस्ट ब्रीफ में डिस्कस करेंगे फटाफट। तो सबसे पहली बात, वेव होते ही क्या है, व्हाट इज द वेव, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेव, व्हाट कैन वी से? It is the oscillatory disturbance. Remember, oscillatory disturbance traveling in a medium without change in the form is called as a wave. देखो ठीक से, oscillatory disturbance मतलब अगर सपोज कोई भी एक मीडियम है, तो मीडियम के अगर सपोज बहुत सारे पार्टिकल्स जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इस तरह से बैठे हुए या रखे हुए, सॉलिड के ही समझ लेते हैं, सॉलिड। ठीक है, तो अभी देखो होता क्या है कि अगर एक पार्टिकल को हम अगर डिस्टर्ब करेंगे, सपोज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स व्हिच आर लाइक, अभी यहाँ पे ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये तीसरा पार्टिकल, ये ऐसे इक्विडिस्टेंट सभी पार्टिकल्स रखे हुए हैं, या दे आर इक्वली स्पेस्ड इन द मीडियम। तो अभी अगर सपोज हमने इसमें से एक पार्टिकल को अगर डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब करना मतलब क्या, उसको अपनी पोजीशन से हटा देना, तो वो कैसे भी कर सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर ये एक मेटल का एक ये सपोज बॉक्स है और उसको अगर हमने यहाँ पे हैमर किया, सपोज ये हैमर हमारे पास है और इस हैमर से हमने इसको यहाँ पे स्ट्राइक किया, जैसे हम यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे तो इधर के पार्टिकल्स डिस्टर्ब होंगे मतलब दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। व्हाई दे विल वाइब्रेट? बिकॉज देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन between any two pair of atoms. See, if we see on the atomic level, then we can see clearly that this is suppose a atom, एक न्यूक्लियस है, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ये सपोज दूसरा न्यूक्लियस है, उसके आसपास भी इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो होता क्या है ना कि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर। इवन the nucleus of other atom and electrons of first have a force of attraction between them, because of which these two atoms come closer, but they cannot come too much closer just because there is a force of repulsion also between the two nuclei, and that's why they come closer up to that distance where the force of attraction and force of repulsion is just balanced. तो जहाँ पे उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बैलेंस्ड होता है, तो वहां पे आके वो रुक जाते हैं, and that distance is actually called as the atomic separation, can denoted by D. Okay, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं atomic separation. If suppose the two atoms are forced to come closer than this distance, if we press them from both sides and force them to come closer than the distance, what happens is the repulsive force get developed.
repulsive force get developed in the between the pair, so that it can dominate. It becomes dominant, and for some time the atoms will come closer and they will remain very close to each other. But because of this repulsive force, what will happen is these atoms will just be forced back to come at the same separation where they were before. Again, if we suppose just increase the distance, if we pull them out, तो अगर इनको हमने इस तरह से बाहर अगर खींचा, दोनों को दोनों तरफ से अगर बाहर खींचा, तो होता ऐसा है ना कि the distance between them temporarily increases, but an attractive force just get developed in between them. तो attractive force यहाँ पे अभी develop होगा, जिसके वजह से ये they will remain in at this distance for a very short time, but they will just immediately come back to the original separation once again where they were before. So that is that is the thing we have to understand, which happens in case of every pair of atoms. So अभी अगर ये बात यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे, तो जब हम इस एक पर्टिकुलर एटम को जब डिस्टर्ब करेंगे, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा और सपोज यहाँ पे चला जाता है, इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग. व्हाई इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग वो भी हमको समझना है. देखो सपोज वो यहाँ से यहाँ तक डिस्टर्ब हो गया, तो यहाँ पे आ गया, तो अभी ऑब्वियसली इन दोनों एटम्स के पेयर के बीच में पहले वाला डिस्टेंस कुछ और था और अभी का डिस्टेंस कुछ और है, ज्यादा है कि नहीं. तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस बढ़ गया, तो ये सिचुएशन हो गया जिसमें अट्रैक्टिव फोर्स विल गेट डेवलप, एंड बिकॉज ऑफ दैट अट्रैक्टिव फोर्स व्हाट हैपेंस इज दिस एटम experiences a force in the upward direction and starts moving up. But so far as it moves up here, this atom will just come back to the original position here, and now this atom is displaced from its mean position and it increases the distance between this pair now. तो ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, जिसके कारण अभी इसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा ऊपर के डायरेक्शन में. बिकॉज ऑफ दैट फोर्स इट विल स्टार्ट इन मूविंग इन द अपर डायरेक्शन, बट सो फार एज इट रीचेस एट दिस हाईएस्ट पॉइंट हियर, दिस एटम विल हैव रीच्ड एट द मीन पोजीशन, एंड एट दैट टाइम दिस वन विल हैव रीच्ड एट द बॉटम एक्सट्रीम पोजीशन. एंड अगेन द सेम थिंग हैपेंस फॉर दिस पेयर हियर. तो अभी यहाँ पे इस पेयर के अंदर का डिस्टेंस बढ़ गया, जो पहले ये था तो अब ये डिस्टेंस बन गया. तो ये डिस्टेंस जरूर ज्यादा है, और ये डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये जो एटम है, दिस एटम विल जस्ट एक्सपीरियंस this atom you will experience a upward force now in the upward direction, and it will start moving in upward direction. But so far as it reaches at this point, what happens is this one will reach at the mean position, and at that time this one will reach at the bottom extreme position, and this one will reach at the mean position once again, and the same thing continues. See, अभी यहाँ पे ये start करेगा, this is just going to start, but when this atom will just reach at this point here at its highest point, तो ये जब highest point पे जाएगा, तो ये जो है वो यहाँ पे बीच में आ जाएगा, ये तब तक नीचे चला जाएगा, ये तब तक बीच में आ जाएगा, और ये वाला तब तक फिर से ऊपर चला जाएगा. ये जब यहाँ पे ये स्टार्ट करेगा, अभी ये जब यहाँ पे ऊपर जाएगा, तो ये तब तक बीच में आ जाएगा, ये तब तक नीचे जाएगा, ये तब तक बीच में आएगा, ये तब तक ऊपर जाएगा, और ये तब तक वापस बीच में आ चुका होगा. एंड सेम थिंग गोज ऑन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. सो दिस we say that it's a wave. तो इसको ही हम बोलते हैं वेव फॉर्म हो रहा है, ये वेव फॉर्म हो गया, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं. तो the formation of wave is just because of the disturbance produced at the one point. एक particular point होता है जो source of disturbance कहलाता है. In this case, this is going to be the source. This point acts like a source because when this particle just starts oscillating, all other particles turn by turn are set into oscillations of one after the another. So जितना particle दूर रहेगा, उतना उसका जो distance है, जितना distance उसका दूर ज्यादा रहेगा, तो उसका oscillation का जो phase है, वो उतना ज्यादा पीछे रहेगा, because it will start late. तो ये पार्टिकल उतना लेट स्टार्ट करेगा. अभी ये जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, तब हो सकता है ये पार्टिकल चालू करे. जब ये 2 ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, तब ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, ठीक है. और जब ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, तो ये स्टार्ट करेगा. तो ये इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जितना जितना दूर 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 हम जाएंगे, तो वो पार्टिकल ने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है. दे विल स्टार्ट ऑसिलेशन व्हेन द वेव विल रीच ऑन देम. अब यहाँ पे वेव क्या है, वेव है किधर, तो वेव यहाँ पे हमको दिख तो नहीं रहा है, बट वी कैन सी दैट बिकॉज ऑफ दिस सिंगल पार्टिकल, other particle is set into vibration. Because of that other particle, the next particle is set into vibration.
तो ये जो डिस्टर्बेंस है, ये डिस्टर्बेंस यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, ये समझ सकते हो ठीक से, डिस्टर्बेंस इज गेटिंग ट्रेवल्ड, बाकी कुछ नहीं है. So we can also say that the energy is getting traveled. Energy is just getting distributed or transferred from one particle to other particle, and that is the basically the wave. तो यही स्ट्रक्चर है वेव का. तो अब यहाँ पे क्या है ना कि ये जो पार्टिकल्स है, ये सारे पार्टिकल्स अप एंड डाउन वाइब्रेट हो रहे हैं, बराबर. थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, मतलब कोई लेट स्टार्ट करेगा, कोई जल्दी चार्ज स्टार्ट करेगा, उतना तो हो रहा है, लेकिन सारे जो पार्टिकल्स है वो अप एंड डाउन वाइब्रेट हो रहे हैं, इतना तो क्लियर है. इसीलिए इसको कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव्स. ट्रांसवर्स वेव्स आर दोज इन विच ऑल द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग up and down. Means all the particles are vibrating in a direction which is perpendicular to the direction of propagation of the waves. Suppose the wave is propagated in x direction, then the particles will be vibrated along y direction. तो कभी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे y के, कभी नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकते हैं y के, लेकिन वो they will be vibrating in the y direction. तो y एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होंगे, इसीलिए इसको ट्रांसवर्स वेव्स कहा जाता है. याद रखो, ट्रांसवर्स वेव्स. But on the other hand, if we talk about the longitudinal waves, so what happens in case of a longitudinal wave? See, the same model, same structure, and suppose we don't strike this here from top, but now this time we are going to strike this whole material with a hammer, which is like this and like this. यहाँ पे उसको हमको अभी हैमर करना है. अगर यहाँ पे हैमर करेंगे तो क्या होगा, ये पार्टिकल सबसे पहले डिस्टर्ब होगा. डिस्टर्ब होगा मतलब क्या, वो अपने पोजीशन से यहाँ पे चला जाएगा. सपोज इट स्टार्ट्स, इट गोस टू दिस पॉइंट हियर. जैसे वो यहाँ पे जाएगा तो इनके बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से एक अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे डोमिनेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये भी इस तरफ चला जाने लगेगा. लेकिन जब तक ये उस तरफ जाएगा तब तक ये वापिस आ जाएगा अपने पोजिशन पे, और उसकी वजह से ये इसको अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने की वजह से ये इसको खींचेगा, तो ये भी पीछे की तरफ आने लगेगा. लेकिन जब तक ये यहाँ पे आएगा तब तक ये लेफ्ट साइड में जा चुका होगा, बिल्कुल उसके लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जा चुका होगा, और तभी ये और ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से ये और आगे बढ़ेगा और इस तरफ जाएगा और लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंचेगा. लेकिन जब तक ये एक्सट्रीम पॉइंट पे, लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट पे जाएगा, तब तक ये मीन पोजीशन पे आ चुका होगा. एंड अगेन द सेम थिंग विल हैपन और रिपीटेडली. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है ये इस तरह से वाइब्रेट कर रहा होगा, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ. तो इस तरह से लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन में ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, ये भी इसी तरह से वाइब्रेट कर रहा है, ये भी इसी तरह से लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है. So basically what is difference between the previous structure and this structure is that here in this case all the particles are vibrating parallel to the direction of propagation of waves. So wave is propagated in the x direction and the particles are also vibrating in the x direction only, and that's why this type of wave or this type of structure is called as longitudinal wave. Remember, तो longitudinal wave इसको कहा जाता है. लॉन्जिट्यूडनल का मतलब है लेंथ वाइज, तो लेंथ वाइज मतलब भी पैरेलल टू द लेंथ. तो इसलिए यहाँ पे जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करते हैं, इसीलिए उसको लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है. तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ बिटवीन दिस लॉन्जिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स. अभी ट्रांसवर्स वेव्स जो है, तो ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के अंदर कई सारी बातें कॉमन भी है. जैसा कि हम देखते हैं एवरी पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग. जब तक हम वेव्स की बात करते हैं, जहाँ पे वेव का सवाल है, तो एवरी पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग कंटिन्यूअसली. नो पार्टिकल इज गोइंग टू बी परमानेंटली एट रेस्ट. ये समझ सकते हैं आराम से. कोई भी पार्टिकल तुमको ऐसा नहीं मिलेगा. अभी ऑब्वियसली इस लाइन पे जो वेव कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहा है, तो ऐसा कोई भी पार्टिकल नहीं है जो बिल्कुल वाइब्रेट नहीं कर रहा है या रेस्ट में है. रेस्ट में कोई भी अलाउड नहीं है. एवरी पार्टिकल हैज टू वाइब्रेट. ठीक है, हो सकता है कि वो फेज में आगे पीछे हो, कभी जो पार्टिकल एक पार्टिकल जब एक्सट्रीम पॉइंट पे हो, या जब दूसरा पार्टिकल उस समय मीन पोजीशन पे हो, तीसरा पार्टिकल उसके लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट पे हो, उतना हो सकता है. लेकिन रेस्ट में रहना किसी को भी अलाउड नहीं है. नो पार्टिकल इज गोइंग टू बी एट रेस्ट. रिमेंबर, ये सबसे पहली बात है हमको समझनी है. जैसी दूसरी बात यह है कि whenever the waves are formed, there is a repetition. तो रिपीटिशन ऑफ वेव फॉर्म. तो यहाँ पे वेव फॉर्म जो है वो रिपीट होता रहता है, रिपीट. तो इसलिए यहाँ पे ऐसा होता है कि ये सब यहाँ से यहाँ तक सपोज जो भी हो गया, सेम सेट ऑफ मोशन विल बी रिपीटेड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट.
again the same set of motion will be repeated from this point to this point. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रांसवर्स वेव्स की बात करते हैं तो पता चलता है कि ये जो पार्टिकल एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है, अगर एक इंस्टेंट पे अगर सारे पार्टिकल्स का अगर हम फोटो निकालते हैं तो ये फोटो के अंदर अलग अलग पार्टिकल्स हमको अलग अलग पॉइंट्स पे नजर आते हैं। तो ये सपोज अलग अलग पार्टिकल्स है, इनके फोटोग्राफ्स है सपोज। तो ये सारे फोटोग्राफ्स जो है वो अगर हम ज्वाइन करेंगे तो पता चलेगा कि देयर इज अ रिपीटिशन। जैसे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी हो गया वो पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, बिल्कुल। तो इफ वी जस्ट क्रॉप दिस पार्ट हियर एंड जस्ट put it here on this part here, they will coincide. They will just coincide. That means this part is just repeated here for the second time, and the second same part is going to repeat it for the third time and fourth time and so on up to infinity. Bilkul. So this happens in case of the waves. The same part goes on repeating again and again in case of the wave, and that the minimum distance between the 2 points which are getting repeated is called as the wavelength. इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। क्या था से तीसरी बात कि the maximum displacement of the particle, every particle is going to be the same, and that is called as the amplitude of wave. तो ये एम्पलीट्यूड जो है वो वेव का एम्पलीट्यूड कहलाता है। एक पार्टिकल का ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है तो उसको ही हम वेव का एम्पलीट्यूड बोलते हैं। या तो से the amplitude is going to be the maximum displacement of a particle from its mean position, बट एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ही वेव का एम्पलीट्यूड कहलाता है। याद रखो से वेव का एम्पलीट्यूड और पार्टिकल का एम्पलीट्यूड एक ही है, ठीक है। और ये एम्पलीट्यूड जो है वो सभी पार्टिकल्स के लिए सेम होता है। अगर हम आइडियल वेव्स के बारे में बात करेंगे, फ्रिक्शन के बारे में अगर हम थोड़ा बाजू में रखेंगे, या विस्कोसिटी जो होता है उसकी वजह से जो डैम्पिंग होता है वो अगर हम थोड़ी देर के लिए बाजू में रखेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आइडियल वेव्स, then we can say that there is a amplitude of all the particles is going to be the same, and wavelength is also constant all over the distance. And तीसरी बात जो है वो frequency होता है, frequency। चौथी बात frequency, what do you mean by this frequency? The number of waves which are emitted per unit time, it's called as frequency. तो यहाँ पे होता है frequency का मतलब ये कि the number of waves, एक सेकेंड में कितने waves प्रोड्यूस हो गए तो उसको हम बोलेंगे frequency, और उसको हम हमेशा n से या f से डिनोट करते हैं। मोस्टली चलो n से ही डिनोट करते हैं उसको मैकेनिक्स में। आगे चल के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आगे चल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में उसको f से डिनोट करना पड़ेगा, नो डाउट। या कभी कभी तो न्यू से भी डिनोट करते हैं। चलो ठीक है, वो तो जस्ट मैटर ऑफ सिंबल्स है। बाकी समझा ठीक से, वेवलेंथ इज कांस्टेंट एट ऑल द पॉइंट्स, amplitude is same for all the points, frequency of vibration is same for all the particles in the wave। तो ये सब कंसेप्ट्स है। और वेलोसिटी मतलब क्या, वेव का वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव पर यूनिट टाइम। तो वेव ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया अपॉन टाइम, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। और उससे भी आगे जाके ये समझ सकते हैं कि द होल मीडियम इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू क्रस्ट एंड ट्रफ्स in case of a transverse waves, and the whole medium is getting divided into the compressions and rarefactions in case of the longitudinal waves। तो अगर ट्रांसवर्स वेव्स है तो पूरे मीडियम के अंदर क्या रहेंगे, क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ ऐसे आएंगे ऑल्टरनेट। एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स के बारे में क्या होगा, compression rarefaction, again compression rarefaction and so on like that, alternating like this। तो ये इस तरह से होगा। तो ये होता है वेव्स। उसके बाद आ जाता है एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो बहुत लोगों के नहीं पता होगा मे बी, उसको हम डिनोट करते हैं के से, उसको बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट। व्हाट इज प्रोपोगेशन कांस्टेंट ऑफ अ वेव? प्रोपोगेशन कांस्टेंट मतलब उसको हम के से डिनोट करते हैं। तो अभी देखो, अभी ऑसिलेशन के अंदर हमने फेज का कंसेप्ट देखा था, याद होगा आपको। फेज मतलब क्या होता है वो हमने समझा था ऑसिलेशन के अंदर। तो अभी हम ये देखेंगे कि what is basically the propagation constant। Suppose there is a wave, मान लो एक वेव है हमारे पास इस तरह से। तो अभी फेज का मतलब क्या है हमको पता है ऑलरेडी। तो अभी देखो, अगर ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का फेज कितना है तो कहेंगे 2 पाई।
क्यों? क्योंकि उसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के बाद चालू किया। तो इसलिए ये जो पार्टिकल है, मतलब एंगल जो हम मेजर करेंगे तो ये एंगल पूरा जो है वो 2 पाई बनता है, बिकॉज इट्स करस्पॉन्ड्स टू 360 डिग्री, बिकॉज इट्स कंपोज्ड ऑफ टू सेमी साइकिल्स, टू सेमी साइकिल ही बोल सकते हो उसको। तो ये एक सेमी साइकिल हो गया और ये एक सेमी साइकिल हो गया। तो एक सेमी साइकिल जो है वो पाई रेडियन के साथ करस्पॉन्ड करता है, तो इसलिए दो सेमी साइकिल्स मिलके 2 पाई रेडियन के साथ करस्पॉन्ड करेंगे। व्हाट इज द फेज ऑफ दिस पार्टिकल हियर? इट्स 4 पाई। अगेन व्हाट इज द फेज ऑफ दिस पार्टिकल हियर? इट्स गोइंग टू बी 6 पाई एंड सो ऑन लाइक दैट अप टू सो फोर्थ। तो 8 पाई, 10 पाई एंड लाइक दिस। तो ये अलग अलग पार्टिकल्स के जो है फेज हमने निकाल लिए, ठीक है। बट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, चेक, we are interested in finding the rate of change of phase with distance। तो डिस्टेंस के हिसाब से फेज कैसे चेंज होता है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? we have to divide the change in phase by distance, right? तो चेंज इन फेज को हम डिस्टेंस से डिवाइड कर सकते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोपगेशन कांस्टेंट। तो अभी करो change in phase, how much is the change in phase when we travel a distance lambda here? जब लैम्बडा इतना स्ट्रेट डिस्टेंस हम आगे जाते हैं तो फेज कितना चेंज होता है? 2 पाई से चेंज होता है, इसलिए हम कहेंगे 2 पाई बाय लैम्बडा। दिस इज कॉल्ड एज द प्रोपगेशन कांस्टेंट, रिमेंबर। The propagation constant is nothing but the rate of change of phase with respect to distance। तो फेज कितने रेट से चेंज हो रहा है, हाउ फास्ट द फेज इज चेंजिंग विथ डिस्टेंस। क्योंकि नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है, देखो अगर सपोज एक वेव है जिसका एक ही वेव मान लो इतना लंबा है, देखो अगर इस एक वेवलेंथ थी उसका सपोज 10 मीटर है, 10 मीटर, तो ऐसे केस में इस वेव का प्रोपगेशन कांस्टेंट कितना आएगा? बहुत कम आएगा, क्योंकि के निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पूरा एक वेव का जो होता है 2 पाई फेज, उसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, जिससे हमको मिलेगा पाई बाय 5, व्हिच इज वेरी स्मॉल। बट इफ सपोज वी हैव अनदर वेव एट द सेम टाइम व्हिच हैव लाइक दिस, तो ये इस तरह का वेव है जिसका एक वेवलेंथ 1 सेंटीमीटर का है, तो सोचो 1 ही मीटर का है, मतलब सपोज कहाँ 10 और कहाँ 1, तो 1/10 हो गया कि नहीं उसका वेवलेंथ। तो इसलिए इसका प्रोपगेशन कांस्टेंट कैसे हमको मिलेगा? तो देखो प्रोपगेशन कांस्टेंट कैन बी इक्वल टू 2 पाई अगेन डिवाइडेड बाय लैम्बडा, where lambda is going to be 1 only, so we can get this as a 2 pi, that's it। So 2 pi radian per meter and here it is again pi by 5 radian per meter। तो ये जो है प्रोपगेशन कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस है। अगर वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो उसका प्रोपगेशन कांस्टेंट कम होगा, that means the phase will change very slowly with respect to distance। And if propagation constant is very high, that means the phase will change rapidly with respect to distance, and that's why number of waves per unit time will also be greater or per unit distance will also be greater। तो 1 मीटर में बहुत ज्यादा वेव्स बैठेंगे यहाँ पे, जबकि यहाँ पे 1 मीटर में बहुत कम वेव्स बैठेंगे। तो बेसिक बात यही है कि 1 मीटर में कितने वेव्स बैठते हैं या फिर 1 मीटर के अंदर कितना फेज चेंज होता है, फेज, उसको ही हम प्रोपगेशन कांस्टेंट बोलते हैं, और ये उसका फॉर्मूला है, याद रखो इसे 2 पाई बाय लैम्बडा। ओके, और एक बात कि जो के का तो हमने समझ लिया, हमने लास्ट चैप्टर में ओमेगा देखा था, ओमेगा याद है तुमको? ओमेगा मतलब क्या? इट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड हाउ इट इज रिलेटेड विद द लीनियर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n, ये हमने देखा था। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये भी हमको अच्छी तरह से याद रखना है। चलो ठीक है, अभी देखो एक बार, अगर किसी वेव का अगर हमको इक्वेशन निकालना है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वेव। तो एक वेव का अगर इक्वेशन हमको ढूंढना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखो, कंसिडर अ वेव suppose this is a wave, this is a point at which it starts। तो ये O जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है वेव का, और
और ये क्रस्ट ट्रफ और इस तरह से वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अभी देखो यहाँ से जब वो स्टार्ट हुआ तो देर आर मेनी पार्टिकल्स इन द वेव, यू कैन नेम देम लाइक O, again that is suppose A, here it is suppose B, here it is suppose C and D and so on like that. So अभी अगर सपोज हमको वेव का अगर इक्वेशन निकालना है, वेव का इक्वेशन मतलब वेव के अंदर वाइब्रेट होने वाले पार्टिकल्स का इक्वेशन। तो अभी ऑलरेडी हमने ऑसिलेशंस के अंदर पढ़ा है कि जब भी कोई भी पार्टिकल इस तरह का वाइब्रेशन परफॉर्म करता है, सपोज ये O उसका मीन पोजीशन है और A मतलब उसका एम्पलीट्यूड है और ये माइनस A मतलब उसका लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन है, और अगर सपोज उसका जो डिस्प्लेसमेंट है ओरिजिन से उसको अगर हम x से डिनोट करते हैं तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है दैट डिस्टेंस इज एक्चुअली गिवन बाय द फॉर्मूला x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। ये हमने ऑलरेडी प्रूव करके रखा है ऑसिलेशन के अंदर। दिस इक्वेशन हैज टू बी बोरोड फ्रॉम ऑसिलेशन। तो याद रखो से दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। ये भी हमको पता होना चाहिए, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो ही उसका इक्वेशन जो है वो ऐसे लिखा जाता है। तो अभी देखो ये O जो पार्टिकल है वी कैन सी इट एज अ रेफरेंस पार्टिकल, रेफरेंस। तो इसके पहले वाला पार्टिकल है ही नहीं, तो ये पार्टिकल खुद ही सोर्स है, तो इसलिए फिर इस पार्टिकल का जो फेज है वो हमको 0 पकड़ना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि दिस पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। ओके, एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज कैपिटल A and here it is going to be minus A at the bottom extreme position। तो अभी इसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होगा, सेम एज दिस। यहाँ पे जो होता है वही तो ये पार्टिकल भी परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। जैसे ये पार्टिकल जो है वो यहाँ पे होता है, फिर यहाँ पे जाता है, फिर वापस आता है, फिर इस तरफ जाता है, फिर वापस यहाँ पे आता है, और ये होता है उसका एक वाइब्रेशन। ऐसे ही वाइब्रेशन कंप्लीट करता जाता है आगे पीछे। तो अगर ये सेम वाइब्रेशन अगर यहाँ पे हो रहे हैं तो यहाँ पे भी हम वही इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, जरूर। तो O का इक्वेशन निकालने के लिए हम यही इक्वेशन यूज करेंगे और हमको मिलेगा y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। ये समझा कैसे? सिंपली ऑसिलेशन का इक्वेशन हमने यूज किया है, तो इक्वेशन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एट O, इक्वेशन ऑफ O उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो O का इक्वेशन तो हमको मिल गया, you can denote it by equation number 1. Okay, but what about the equation of this A here? How will you get that? What is the equation of the particle which is located at point A? तो A पॉइंट पे जो रहने वाला पार्टिकल है वो स्टार्ट ही करेगा जब ये पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है तब, राइट? क्योंकि देखो ये जब ऊपर जाएगा तो ये यहाँ का पार्टिकल स्टार्ट करेगा, और जब ये यहाँ पे आएगा तो ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, जब ये यहाँ पे नीचे जाएगा तो ये पार्टिकल स्टार्ट करेगा, और जब ये बीच में आएगा तब ये पार्टिकल स्टार्ट करेगा। तो इसलिए ये ए वाला पार्टिकल स्टार्ट ही करेगा तब जब ये पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुका होता है। तो इसलिए हमको ये समझना है कि A lags by a phase of 2 pi radian behind the particle at O। चेक, ये स्टेटमेंट समझो ठीक से। O पार्टिकल के हिसाब से ये पार्टिकल A जो है वो लैग करता है। लैग मतलब उसका फेज पीछे रहता है, पीछे। तो इसलिए क्योंकि ये पार्टिकल जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा तब जाके ये पार्टिकल स्टार्ट करेगा, और इसलिए A का इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, y इज इक्वल टू A, एम्पलीट्यूड उसका सेम ही रहेगा, साइन भी उसके इक्वेशन में आ जाएगा, ओमेगा टी भी आएगा, लेकिन यहाँ पे जैसे हम देखते हैं ना कि कोई भी पार्टिकल अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर अलग होता है तो उसका इक्वेशन कैसा बनता है, y इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये हम जानते हैं। बट यहाँ पे हमको प्लस फाई नहीं बल्कि -2 पाई यूज करना है, -2 पाई। क्यों? उसका रीजन है कि ये जो पार्टिकल है उसका वाइब्रेशन चालू ही नहीं होगा जब तक 2 पाई एंगल इसका कंप्लीट होगा। तो इसीलिए यहाँ पे इस पार्टिकल का जो फेज है वो 2 पाई से इसके हिसाब से पीछे रहना जरूरी है, और फेज पीछे होने का मतलब ये है -2 पाई करना पड़ेगा फेज के अंदर। तो इसलिए उसका इक्वेशन हमको मिल गया ओमेगा टी -2 पाई रिप्लेस करके। चलो ठीक है, नाउ we can in the same way we can find out the equation of the particle at B। check what is it, B के बारे में क्या बोल सकते हैं, what is the phase of this particle at B? It's going to be 4 pi। why? Because
when this particle will complete 2 vibrations full, then this particle will just start, and that's why the starting point is, or starting phase is behind the 4 pi. तो इसलिए इसका इक्वेशन बन जाएगा y is equal to a sin omega t minus 4 pi. Similarly, c का क्या होगा बताओ? What is the equation of particle which is located at the point C here? So it will be actually y is equal to a sin omega t minus 6 pi. Check. So these are the equations of these different particles from the mean position. तो इसमें ये तो हमको क्लियर समझ में आ रहा है कि जो पार्टिकल जितना दूर होता है तो उतना उसका फेज पीछे रहता है, और उसकी वजह से उसका इक्वेशन उस हिसाब से बनता है. So in that way we can construct the equation of every particle in the wave. हर पार्टिकल का इक्वेशन हम तैयार कर सकते हैं, चाहे वो A हो, B हो, C हो या D हो. D का भी इक्वेशन तैयार कर सकते हैं. सिर्फ हमको ये समझना होगा उसका फेज कितना है, 8 पाई, यहाँ पे इसका 6 पाई. लेकिन अब ये सोचो कि क्या हम उन्हीं पार्टिकल्स का इक्वेशन तैयार कर सकते हैं जो लास्ट पॉइंट पे बैठे हुए हैं, मतलब जो या तो मल्टीपल ऑफ 2 पाई के मल्टीपल में बैठे हुए हैं? नहीं, हम सभी पार्टिकल्स का इक्वेशन तैयार कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर सपोज हमारे पास एक ऐसा पार्टिकल है जिसको हम बोल देंगे P, जो किधर भी है, किधर भी है, लिटरली किधर भी हो सकता है वो. सपोज वी कैन कंसीडर इट एज एट अ डिस्टेंस x हियर फ्रॉम द मीन पोजीशन. तो अगर मीन पोजीशन से x इतने डिस्टेंस पे वो लोकेटेड है, तो उस पार्टिकल का इक्वेशन कैसे बनाएंगे? उसके लिए हमको ये जानना जरूरी है कि ये पार्टिकल P जो है उसका फेज कितना है, कितना फेज से वो पीछे रहता है. तो वो जानने के लिए हम उसको मान लेंगे डेल्टा. सपोज डेल्टा इस फेज से वो पीछे रहता है. ये अगर हमने समझ लिया तो ये हम समझ सकते हैं कि 2 पाई रेडियन का फेज डिफरेंस जो है वो कौन से पार्टिकल का होता है जो लैम्बडा डिस्टेंस पे लोकेटेड होता है. सीधी बात है, देखो ठीक से, जो पार्टिकल लैम्बडा डिस्टेंस पे लोकेटेड है वो पार्टिकल एक्चुअली 2 पाई फेज में पीछे है. तो डेल्टा फेज में पीछे रहने वाला पार्टिकल अगर x डिस्टेंस पे लोकेटेड है, मतलब इन शॉर्ट हम आर्गुमेंट उल्टा करेंगे. देखो, तो मतलब क्या है, कहने की बात ये है कि लैम्बडा डिस्टेंस पे रहने वाला पार्टिकल 2 पाई इतने फेज में पीछे है, तो x डिस्टेंस पे रहने वाला पार्टिकल कितना फेज में पीछे रहेगा, उन दोनों के बीच में प्रोपोर्शनलिटी रहेगा. बिल्कुल. तो उससे हम ये बता सकते हैं कि लैम्बडा अपॉन x इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन डेल्टा, एंड हेंस वी कैन गेट दिस एज डेल्टा इज इक्वल टू सिंपली ये x उधर लेके जाओ, लैम्बडा नीचे लेके जाओ, तो हमको मिलेगा 2 पाई x अपॉन lambda, and this is going to be actually the equation of delta. And once we get this delta now, we can find out the equation of the particle at point P. देखो ठीक से, जो पार्टिकल P पे बैठा है, P पॉइंट पे लोकेटेड है, उसका इक्वेशन क्या बनेगा? तो y is equal to a sin, सब सेम वैसे ही रखना है, ओमेगा टी भी यहाँ पे आ जाएगा. सिर्फ यहाँ पे ये जैसे हमने यहाँ पे 2 पाई लिया, यहाँ पे 4 पाई लिया, यहाँ पे 6 पाई लिया, 8 पाई भी ले सकते थे. लेकिन अभी यहाँ पे क्या आएगा? देखो, माइनस डेल्टा आएगा, जो कि अभी हमको निकालना पड़ेगा ये इक्वेशन से. तो देखो हमने निकाल के रखा है ऑलरेडी. तो अगर ये इक्वेशन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे अगर यूज करेंगे तो हमको मिलेगा इस पार्टिकल का इक्वेशन, दैट इज y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस डेल्टा, which is going to be 2 pi x by lambda. देखो, ये बन गया हमारा वेव का इक्वेशन, because this is called as the equation of wave itself, because it is the equation of all the particles in the wave. क्योंकि हमने ये पॉइंट पार्टिकल जो P है वो रैंडमली सिलेक्ट किया था, ठीक है ना. P जो पार्टिकल है वो ऐसा हमने ऐसा समझा था कि जो x डिस्टेंस पे लोकेटेड है. अभी अगर x डिस्टेंस है तो x तो कुछ भी हो सकता है. तो जैसे हम x चेंज करेंगे तो ये पार्टिकल P बदलेगा, तो पार्टिकल P यहाँ पे भी हो सकता है. अगर x का वैल्यू चेंज करो तो वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है. पूरे वेव के ऊपर जितने भी सारे पार्टिकल्स है, उन सभी पार्टिकल्स का इक्वेशन इसी एक फॉर्मूला से हमको मिल जाएगा, और इसीलिए इसको इक्वेशन ऑफ वेव कहते हैं. याद रखो ठीक से, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ वेव, रिमेंबर. But again, you can express it in different forms. Like, अब देखो, एक तो हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं
y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस, अभी देखो यहाँ पे ये जो है 2 पाई बाय लैम्बडा, अभी अभी हमने देखा था 2 पाई बाय लैम्बडा मतलब क्या होता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, याद है? तो अगर वो यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको यूज बनेगा ये kx सिंपली. सो दिस इज इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ द वेव. तो ये जो है ये इक्वेशन ऑफ वेव होता है, तो हमको याद रखना है अच्छी तरह से. दूसरा हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरह से, y इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ, ब्रैकेट में अभी देखो यहाँ पे ओमेगा के बदले हम क्या डाल सकते हैं पता है? ओमेगा के लिए हमको पता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n भी होता है और दूसरा 2 पाई बाय t भी होता है. तो अगर 2 पाई n डाल देते हैं तो हमको ये मिल जाएगा 2 पाई n t माइनस के एक्स, और वी कैन कॉल इट एज 2 पाई x बाय लैम्बडा. ठीक है, और उसमें से अगर हमने 2 पाई कॉमन ले लिया तो हमको मिलेगा a साइन ब्रैकेट में 2 पाई और ब्रैकेट में आएगा एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा. चेक. तो इस टाइप का जो इक्वेशन है ये हमको मिलेगा इक्वेशन ऑफ अ वेव. Even we can also express it in different form, like y is equal to a into sine bracket में आएगा 2 pi as it is, and even we can express this n as 1 upon t, क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है और टाइम पीरियड हमेशा कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है. तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्बडा. दिस इज अगेन अनदर इक्वेशन ऑफ द वेव. ये भी एक तरह से वेव का ही इक्वेशन है यादर्गोनिक से. और इससे भी आगे जाके अगर हमने से अगर ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू अभी अभी जो हम लोग को मिला a साइन ब्रैकेट में 2 पाई और अंदर में क्या आएगा देखो एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा. ठीक है, इसमें से अगर हमने n कॉमन लिया ना ब्रैकेट में से, पूरे ब्रैकेट में से अगर n कॉमन लेते हैं तो देखो हमको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई n. देखो हमने n कॉमन लिया, लेकिन यहाँ पे तो चलो n है, यहाँ पे तो n ही नहीं है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे n से डिवाइड करना पड़ेगा हमको, तो वहां पे आ जाएगा x अपॉन n लैम्बडा. और जैसा कि हम जानते हैं n लैम्बडा मतलब क्या होता है, v, वेलोसिटी ऑफ द वेव. तो इसलिए फिर यहाँ पे 2 पाई n के बदले आ जाएगा ओमेगा और n लैम्बडा के बदले आ जाएगा v, जिससे हमको मिलेगा इक्वेशन ऑफ अ वेव v इज इक्वल टू a साइन ओमेगा ब्रैकेट में आएगा t माइनस x बाय v. ओके, so t minus x by v, this is another equation of the wave. And now if we simplify this further, अगर हम यहाँ पे इसको और आगे बढ़ाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं a sin और यहाँ पे ओमेगा एज इट इज, और अगर इधर एलसीएम लेते हैं तो हमको मिलेगा vt माइनस x अपॉन v as it is. And now if we back replace these values of v and omega, what can we get is a is equal to a into sin of ओमेगा के बदले रख सकते हैं 2 पाई n और v के बदले रख सकते हैं n लैम्बडा, और ब्रैकेट में जो है vt minus x kept as it is, so that here n gets cancelled and 2 pi by lambda becomes k, and hence we can get that y is equal to a sin ब्रैकेट में आएगा k, वापिस ब्रैकेट में आएगा vt minus x. दिस इज अगेन अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द वेव. तो देखो ये इक्वेशन है वेव का, ये भी सॉरी ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वेव का जो कि टर्म्स ऑफ वेलोसिटी है, और ये भी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है वेव के लिए. ये सारे इक्वेशंस है वेव के. अच्छा, ये तो तुमको ऑलरेडी पता होगा कि वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी ऑफ द वेव इज ऑलवेज इक्वल टू n इंटू लैम्बडा, करेक्ट है. और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू, अब देखो ठीक से, इसको अगर हमने 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो देखो क्या होगा, v becomes equal to 2 पाई इंटू n. क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया,
अभी डिवाइड भी कर दो तो लैम्बडा अपॉन 2 पाई ऐसा बन जाएगा वो। तो अब जैसा कि हम जानते हैं 2 पाई n माना क्या होता है, ओमेगा होता है। और जैसा कि हमने अभी देखा कि 2 पाई बाय लैम्बडा माना क्या होता है, k होता है, प्रोपगेशन कांस्टेंट। तो अगर ये हमने यहाँ पे 1 अपॉन k डाल दिया और इसको अगर ओमेगा रिप्लेस किया तो वेलोसिटी कितना मिलेगा हमको, देखो। तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ओमेगा इनटू 1 अपॉन k, which can be written as v is equal to omega by k. So this is going to be the formula, another formula for velocity. We already have this v equal to n lambda as the equation number 1, and this is going to be the another equation, that is v is equal to omega by k. और ये भी हम कर सकते हैं आराम से कि इक्वेशन ऑफ वेव जो हमको मिला था, तो y is equal to a into sin ओमेगा t माइनस के एक्स ऐसे मिला था ना स्टार्टिंग में। तो अगर हम इसमें से ओमेगा अगर कॉमन लेते हैं थोड़ी से ब्रैकेट में से, अगर ओमेगा कॉमन लिया तो अंदर में क्या बचेगा, t माइनस के बाय ओमेगा इंटू एक्स आएगा। बट के बाय ओमेगा माना क्या होता है, ये देखो इधर, के बाय ओमेगा मतलब 1 अपॉन वी बनता है, इसलिए उसको हम लिख सकते हैं आराम से y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा ब्रैकेट में आएगा t माइनस एक्स बाई वी, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे भी देखा है, देखो ये वाला इक्वेशन। और दूसरी बात, अगर हमने k कॉमन लिया, देखो ब्रैकेट में से अगर k कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, ये k जो है बाहर चला गया, तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा बाय k इंटू टी माइनस एक्स, सिंपली ब्रैकेट क्लोज्ड। बट वी नो दैट ओमेगा बाय k माना क्या, v, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू a साइन ब्रैकेट में k और अंदर में आएगा vt माइनस x, which is already there here as a final. तो ये इक्वेशन हम इस तरह से भी डिराइव कर सकते हैं। और एक बात हमको इसमें समझनी है ठीक से, देखो लीजिए कि इट इज द कंसेप्ट ऑफ वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीस टू? सपोज ये वेव है, ट्रांसवर्स वेव्स है सपोज, ठीक है। Excuse me, sir. यस, Sir, can you show the previous slide, please? Thank you. हो गया, हाँ सर। कोई डाउट नहीं है? नहीं। Okay. ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे let us discuss about what is the difference between the wave velocity and particle velocity. देखो ठीक से, वेव जिस स्पीड से आगे बढ़ता है तो उसको बोलते हैं वेव वेलोसिटी। उसको हम डिनोट करेंगे v से, जो कि n लैम्बडा इस फॉर्मूला से दिया जाता है। और अभी हमने देखा कि इट कैन आल्सो बी गिवन बाय द फॉर्मूला ओमेगा बाय k, नो डाउट। बोथ ऑफ दीज आर द वेव वेलोसिटीज, यू कैन से, इनको हम वेव वेलोसिटीज बोल सकते हैं। लेकिन दूसरा होता है यहाँ पे पार्टिकल वेलोसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिकल वेलोसिटी? पार्टिकल वेलोसिटी मतलब, एज इट्स नेम गिव्स अस एन आइडिया अबाउट, is the velocity with which the particle is moving. अब देखो यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर हर एक पार्टिकल जो है वो ऊपर या नीचे की तरफ मूव हो रहा होता है। ये पार्टिकल सपोज नीचे जा रहा है, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ये पार्टिकल नीचे जा रहा है। तो मतलब अभी कोई भी जो पार्टिकल्स है उनका जो भी डायरेक्शन है, तो उस डायरेक्शन के हिसाब से वो या तो ऊपर या तो नीचे जा रहा होगा जरूर। तो जिस वेलोसिटी से वो आगे या ऊपर या नीचे की तरफ जा रहा है, वो वेलोसिटी को हम बोलते हैं पार्टिकल वेलोसिटी। And basically, basic difference between wave velocity and particle velocity is that the wave velocity is a constant throughout. तो constant speed से आगे wave बढ़ता रहता है, आगे जाता रहता है, ठीक है। But particle velocity is not a constant; it's a variable. It's a variable, basically. तो ये जो particle velocity होता है, वो time to time बदलता है, time to time। एक particle के बारे में अगर देखो ठीक से, तो जब वो ऊपर जा रहा होता है तो मीन पोजीशन पे उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, बट धीरे धीरे कम होता जाता है। जब टॉप पॉइंट पे हो जाता है तो रुकता है। रुकना मतलब क्या, वेलोसिटी जीरो। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो बन जाता है। वापस जब नीचे जाएगा तो उसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और यहाँ पे सबसे मैक्सिमम बनेगा मीन पोजीशन पे। और फिर नीचे जाएगा तो धीरे धीरे उसका वेलोसिटी कम होता जाएगा और यहाँ पे जाके रुकेगा। रुकेगा मतलब फिर से उसका वेलोसिटी क्या बन गया, जीरो बन गया।
So the velocity becomes zero at highest extreme point and lowest extreme point. तो टॉप एक्सट्रीम एंड बॉटम एक्सट्रीम दोनों पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो बनता है, नो डाउट, बट इट बिकम्स मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन. Whether it is moving upwards or downwards doesn't matter, but the velocity will be maximum at the mean position. But what is the formula for this velocity? Anybody can guess? What should be the formula for particle velocity? कौन सा फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं पार्टिकल वेलोसिटी? कौन बताएगा? Yes, anybody? Just unmute yourself and just tell me what should be the formula for particle velocity. तुमको पता है वो, तुमको सिखाया गया है, सिखाया ऑलरेडी तुमने. कोई नहीं? ठीक है, देखो होता ऐसा है ना कि पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल का ऊपर या नीचे जाने का वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन ऑसिलेशन. याद है ऑसिलेशन के अंदर हमने पार्टिकल के वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव किया था. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड पार्टिकल एक्सेलरेशन, इन तीनों का हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था. यस रुचिका? ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. Exactly. देखो ठीक से यहाँ पे velocity in oscillation is given by the formula v is equal to omega root a square minus x square. But only difference here is that ये जो है यहाँ पे x square क्यों लिया था हमने यहाँ पे? क्योंकि particle was vibrating in the x direction, right? तो x axis के along ये particle vibrate कर रहा था, इसलिए उसको हमने यहाँ पे x square लिया था. जबकि यहाँ पे particle y direction में vibrate कर रहा है. और हमने जो इक्वेशन ऑफ वेव जब निकाला तो कैसे निकाला? क्या था इक्वेशन ऑफ वेव? वो हमने निकाला y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, ऐसे निकाला ना. तो ये अगर इक्वेशन है वेव का, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे y इंक्लूडेड है, तो इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी निकालने के लिए यहाँ पे x के बदले क्या रखना पड़ेगा? हमको y रखना पड़ेगा. तो इसलिए हमको पार्टिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिलेगा ओमेगा रूट कैपिटल A स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ना कि x स्क्वायर. ये बात आई समझ में ठीक से? क्यों हमने x के बदले y डाला? क्योंकि पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है वो देखो ठीक से. पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग इन द y डायरेक्शन एंड दैट्स व्हाई इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी एक्सप्रेस्ड बाय y, राइट? एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू रिप्लेस दिस x बाय y. तो ऑसिलेशन के अंदर जितने भी सारे पार्टिकल्स हमने देखे वो सारे के सारे x डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे थे, इसलिए वहां पे हमने x यूज किया. लेकिन यहाँ पे जबकि पार्टिकल y डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमको x के बदले y को रिप्लेस करना पड़ेगा. तो ये एक बात हमको समझनी है अच्छी तरह से. और दूसरी बात ये बहुत अच्छी तरह समझनी है कि एट द सेम टाइम ये तो चलो ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो हमको इन टर्म्स ऑफ y तो मिल गया, नो डाउट. लेकिन एट द सेम टाइम ये भी हमको समझना है कि इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो भी हमको इक्वेशन मिलेगा वेलोसिटी का. क्योंकि हमको पता है पार्टिकल का वेलोसिटी जो होता है v इज ऑलवेज इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो इसलिए यहाँ पे हमको dy बाय dt करना है. तो dy बाय dt अगर करेंगे तभी भी हमको सेम इक्वेशन मिलेगा जो हमको यहाँ पे मिल रहा है. वो प्रूव भी करके दिखा सकता हूँ, जस्ट ट्राई इट योरसेल्फ. इफ यू डोंट गेट इट then I will discuss it in the next lecture. कल के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि y is equal to dy by dt, v is equal to dy by dt इस तरफ से मिला हुआ, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करके मिला हुआ, और ये जो v is equal to ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये जो है ये दोनों सेम कैसे है? तो वो दोनों सेम होते ही है, आते ही है, तो वो हमको प्रूव करके दिखाना है कल के लेक्चर में. अच्छा, उससे भी आगे बढ़ेंगे तो पता चलता है कि पार्टिकल वेलोसिटी इज वेरिएबल. कैसे पता चलता है हमको ये? क्योंकि यहाँ पे y जो है वो y यहाँ पे वेरिएबल है. y डिपेंड्स ऑन टाइम एज वेल एज इट डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन. तो दोनों के ऊपर वो डिपेंड करता है, दोनों के ऊपर वो वेरी करता है, वो दोनों के हिसाब से. इसलिए vp जो है वो वेरिएबल है, और इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि vp कैन बिकम जीरो ऑल्सो.
and it can become maximum also. So when this Vp will become 0 at extreme position, when y will become equal to plus or minus a, then at that time Vp will become equal to 0, and at the mean position it will be maximum. So when y will become equal to 0, then Vp will be maximum. And what will be the maximum value of that Vp? It's going to be a omega, as we already learned in the oscillations. Check, यहाँ पे अगर y के बदले 0 डाल दो तो वो गायब हो जाएगा और ये टर्म ही गायब हो जाएगा, तो रूट ऑफ a स्क्वायर बचेगा जो कि a होता है. तो ओमेगा इंटू a मतलब ये क्या बन गया, वो a ओमेगा बन गया. तो ये देखो, this is going to be the maximum value of particle velocity. Remember, उसको हम क्या बोलेंगे, vp max बोलेंगे. तो ठीक है, vp max बोल देते हैं, समझो. लेकिन उसको नहीं तो vpm बोलते थे जस्ट. v का सफिक्स p और p का सफिक्स m. m stands for maximum. So this will be the maximum velocity of particle. Remember, again there is a relationship between the maximum particle velocity and wave velocity itself. See what is it at. If we take the ratio of wave velocity and maximum particle velocity, what we get is, see, maximum particle velocity जिसको हम डिनोट करेंगे vp max से, और उसको अगर हम डिवाइड करेंगे वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी से, तो क्या बनता है देखो ठीक से. तो वो हमको मिल जाएगा vp max कितना है, वो a इंटू ओमेगा, और v कितना है n इंटू लैम्बडा सिंपली. और उससे भी आगे जाके ओमेगा कितना होता है हमको पता है ऑलरेडी, ओमेगा होता है 2 पाई n, करेक्ट है. तो अगर वो वैल्यू आप रिप्लेस कर देंगे तो वो बन जाएगा a इंटू 2 पाई n, and that is to be divided by n lambda. Again this n gets cancelled, and what we are left with is simply 2 pi into a by lambda. So this is the ratio of maximum particle velocity and wave velocity. That means you can say in short that the maximum particle velocity is always equal to 2 pi a by lambda times the velocity, wave velocity. ये भी हम समझ सकते हैं आराम से. इसको रिकॉर्ड कर लो एज इक्वेशन नंबर स्टार. ओके, तो ये सब हमने बेसिक कंसेप्ट देखे वेव के बारे में, जो कि हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में किए थे. लेकिन ये सारे कंसेप्ट तुमको रिक्वायर्ड है आगे चल के, जो अभी आज 12th का जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसके अंदर. तो उसके लिए डिस्कस किया. सो डोंट फॉरगेट दिस कंसेप्ट्स. ओके, तो ये 11th स्टैंडर्ड का हमने आज रिवीजन किया. तो कल से, मतलब कल के लेक्चर में हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के अंदर का, जो कि 12th स्टैंडर्ड का होगा. ठीक है, तो 11th स्टैंडर्ड का रिवीजन यहाँ तक खत्म होता है. बाकी सब हमने देखा था डॉपलर इफेक्ट वगैरह, लेकिन वो अब यहाँ पे हमको इस चैप्टर के अंदर लगने वाला नहीं है. हाँ, न्यूमेरिकल्स में लगेगा, बट फिर भी रिवाइज करके रखो डॉपलर इफेक्ट वगैरह क्या होता है. डायरेक्ट थ्योरी के अंदर हमको डिस्कशन में डॉपलर इफेक्ट वगैरह नहीं लगेगा. न्यूमेरिकल्स में किधर ना किधर लग सकता है, एमसीक्यूज में भी कभी लग सकता है. लेकिन ये समझ लो कि जो ये यहाँ तक अभी जो आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कशन किया वो थियोरेटिकल टॉपिक्स के अंदर हमको लगने वाला है. तो इसलिए वो रिवाइज करके रखो ठीक से. ठीक है, सो आज का होमवर्क आपका यही रहेगा. 11th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक खोल के उसमें से जो साउंड वेव चैप्टर है, साउंड का जो चैप्टर था, वो आपको ठीक से प्रॉपर रिवाइज करके रखना है. ओके, so that's all for my side in this lecture, today's lecture. So just let us stop here. कल का भी शेड्यूल ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा. ठीक है, फर्स्ट बायो, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स. Okay, so bye bye. Bye, sir. Thank you, sir.